फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई ये बहुत बड़ी न्यूज़। क्या है न्यूज़, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस खबर का क्या इफेक्ट पड़ सकता है यस बैंक के ऊपर, और साथ में यस बैंक ने पिछले दिनों क्या क्या अचीवमेंट किया है और यस बैंक की सेहत में कितना सुधार हुआ है। बहुत सारे लोग अभी भी ज़्यादा डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यस बैंक का कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग इससे अब मायूस हो चुके हैं और उनको लगता है कि कभी भी यस बैंक की शेयर प्राइस नहीं बढ़ सकती, परंतु ऐसा नहीं होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी मजबूत कंपनी जिसके कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है, इतना शानदार उसका प्रदर्शन है, लगातार नई नई कंपनियों को एक्वायर करे, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा पिछले एक साल में जब सेंसेक्स ने ज़बरदस्त जंप लगाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर में कोई तेज़ी नहीं बनी। तो आप ये देख लो कि जब रिलायंस इंडस्ट्रीज जितनी इतनी देश की मजबूत टॉप 5 के अंदर आने वाली कंपनी भी अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं करे, मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी, उसके बावजूद भी उसके शेयर में अगर आपको प्रदर्शन देखते नहीं दिखाई दे, तो फिर आपको यस बैंक से इतनी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके अंदर वो प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिला जो उनको दिखाना चाहिए था। तो इसलिए आपको यस बैंक पर इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए, चाहे वो भले इसमें गिरावट हुई है। और इसकी गिरावट के पीछे वजह यह थी कि ये यस बैंक पिछले एक साल पहले ही तो आपको पता है पूरी तरह से डूब चुकी थी। अभी इसको करीब 1.5 साल होने को आया है, फिर से आरबीआई ने इसकी बागडोर एसबीआई के हाथों में सौंपी और एसबीआई ने फिर प्रशांत कुमार को इसका कारोबार सौंपा है। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार अच्छे खासे एनपीए की रिकवरी हो रही है और बहुत सारी जो बिजनेस टाइप हो रहे हैं, उससे आपको भरोसा रखना चाहिए यस बैंक के ऊपर। मैं आपको कहता हूँ आने वाले समय में यस बैंक में डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये जो जानबूझ के उन्होंने लॉक इन पीरियड भी लगाया था 3 साल के लिए, क्योंकि उनको पता है लोग जल्द से जल्द अपना पैसा निकालना चाहेंगे और उस समय और माहौल बिगड़ जाता है। 3 साल के बाद पटरी पे आ जाएगी यस बैंक, तब लोगों को भी लॉस नहीं होगा। जो लॉक इन पीरियड में है उनको डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका ना दुगुना आराम से उनको मिलेगा, तो उनको लॉस की वहाँ पे कोई संभावना नहीं है। अभी 1.5 साल बाकी है, तब तक यस बैंक बहुत कुछ अचीव कर लेगी। तो फ्रेंड्स, वो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कभी भी जब आप यस बैंक से मायूस हो जाए तो आपको 2 शेयरों पे खास ध्यान रखना है। एक है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान की कंपनी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, एकदम मजबूत उसकी बैलेंस शीट है, उनके कारोबार भी बहुत अच्छा है और उनका रिजल्ट भी अच्छा है। उसके बावजूद भी आईपीओ प्राइस से आज भी कम में स्टॉक मिल रहा है। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो इतना शानदार प्रदर्शन कर रही है, लगातार बिजनेस को अपना बढ़ा रही है, उसके बावजूद भी उसके शेयर की प्राइस नहीं बढ़ी है। तो आपको ध्यान रखना है उनकी तरफ और फिर देखना है कि यस बैंक में जो गिरावट हुई है उसके पीछे ये वजह है कि बहुत सारे लोग निगेटिव वातावरण फैलाते रहे और साथ में यस बैंक अभी धीरे धीरे पटरी पे आनी शुरू हुई है। पिछले बार उसने बड़ा लॉस दिखाया था और सबसे बड़ा जो गिरावट की वजह बनी थी वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया के अंदर एसबीआई के बाद सबसे बड़ा जो लोन दिया हुआ है वोडाफोन आइडिया को वो यस बैंक है, करीब 4000 करोड़ रुपीज़। और जब वोडाफोन आइडिया के ऊपर तकलीफ आई तो यस बैंक के शेयर में भी गिरावट हुई। अब वोडाफोन आइडिया की सेहत में सुधार हो रहा है, वोडाफोन आइडिया ने अच्छा खासा अपनी रिकवरी कर ली है और उसके पीछे वजह है पॉजिटिव, यानी सरकार ने अपनी तरफ से ठान लिया है कि वोडाफोन आइडिया को फिर से जिंदा करना है, उसको मजबूती के साथ खड़ा करना है। और इसीलिए उन्होंने एक ऑफर भी पेश की है वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर को कि आप इसमें फ़ंड कुछ अपनी तरफ से लगाएं, हम भी इसको राहत देंगे, हमारे से जितनी होगी हम मदद करेंगे। इसका मतलब जो लाइसेंस फीस है उसमें कमी की जा सकती है, एजीआर की रकम को फिर से कैलकुलेट किया जा सकता है। इस तरह से सरकार की तरफ से भी राहत बहुत सारी दी जाएगी और वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर है अगर वो उसमें थोड़ी सी रकम डालेंगे तो फिर वोडाफोन आइडिया फिर से पहले की तरह काम करती शुरू हो जाएगी कंपनी। तो इसका फ़ायदा भी यस बैंक को मिलने वाला है। लेकिन अब जो हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो न्यूज़ निकल के आ रही है, तो सीबीआई की तरफ से अदालत ने 4 सितंबर को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और बेटी को अंतरिम जमानत दे दी गई है। और जिन पर प्राइवेट लेंडर से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी के मामले में जो मामला दर्ज किया गया था उसमें बताया गया था कि अदालत ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी डीएचएफएल से जुड़े मामले में राणा कपूर की पत्नी और बेटी बिंदु कपूर को और राधा कपूर को जमानत दे दी है। हाल ही में सीबीआई की तरफ से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उन्हें आरोपी बनाया गया था, लेकिन इन मामलों में उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपी को तलब किया था और आज दोनों को अदालत में पेश किया गया था। इसके बाद उन्होंने विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल की अपनी कानूनी टीम के जरिए जमानत याचिका दायर की और तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सीबीआई ने जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार किए बिना ही चार्जशीट दायर कर दी थी।
जब जांच एजेंसी ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा तो दोनों ने अंतरिम जमानत मांग ली, जिसे स्पेशल जज SU वडगांवकर ने मंजूरी दे दी। सीबीआई के अनुसार कपूर को संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में है फिलहाल राणा कपूर। उनके परिवार के ऊपर DHFL के डिबेंचर बॉन्ड जो 3700 करोड़ रुपीज़ का जो इन्वेस्टमेंट किया था DHFL में यस बैंक का, उसके बदले में DHFL ने राणा कपूर की पत्नी और बेटी फर्म को लोन के रूप में 600 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में दिए थे और इसी मामले में इनको सबको अपराधी बनाया गया था, लेकिन आज इनको जमानत मिल गई। तो जमानत के पीछे यही वजह है कि सीबीआई ने इनको गिरफ्तार नहीं किया था और इसी का जो है बेनिफिट उनको मिला कि ऑलरेडी जब नहीं गिरफ्तार किया था उसके बावजूद इनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर दी गई थी और तब जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर आगे भी वो जब भी जरूरत होगी तो हाजिर हो जाएंगे, तो उनको जमानत देनी चाहिए, तो जमानत मिल गई है। लेकिन एक तरह से जो ये कांड किया गया था उसमें उनकी भी भागीदारी उतनी ही थी और उनकी फर्मों को ही जो लाभ मिला था 600 करोड़ रुपए का, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। लेकिन जो भी है नियम कायदों के अनुसार ही चलती है, कानून में जो कमियां हैं उसका फ़ायदा उठाते ही हमेशा, और इसी तरह से आरोपी बाहर भी निकल आते हैं। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यस बैंक को प्रॉब्लम हुई। फिलहाल राणा कपूर भी कोशिश करे बार बार बाहर आने की, अपनी बीमारी का भी बहाना करते हैं, लेकिन अभी भी वो फंसे हुए और उनको जमानत मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। अगर एक बार इसके कारोबार को हम अगर डिस्कस कर ले तो फ्राइडे के दिन 11.10 पर करीब 0.45% की गिरावट थी, मामूली सी गिरावट थी। और इस गिरावट के पीछे वजह थी कि बाजार में भी इतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी और बैंकिंग शेयरों में, प्राइवेट बैंकों के शेयरों में गिरावट का थोड़ा सा माहौल था, इसकी वजह से यहाँ पर भी माहौल गिरा था। लेकिन आगे माहौल तेज़ी का इस पर बन सकता है क्योंकि वोडाफोन आइडिया का जो मामला है वो धीरे धीरे अब पटरी पर आने लगा, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा गिरावट थी। दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसियाँ लगातार अच्छी रेटिंग दे रही है, जो इसके लिए बहुत बड़ा एक पॉजिटिव ट्रिगर है। क्रिसिल ने अभी जो लेटेस्ट उनकी रेटिंग है, पहले जो BBB थी स्टेबल, उसको बढ़ा के BBB+ स्टेबल कर दिया है, जो अपनी रेटिंग को उन्होंने बढ़ा दिया है। साथ में जो उनके सर्टिफिकेट्स है उसके ऊपर भी क्रिसिल ने रेटिंग को बढ़ा दिया, A2+ थी उसकी जगह पे उन्होंने A1 कर दिया है। तो लगातार उनकी रेटिंग बढ़ रही है। साथ में इससे पहले इंडिया रेटिंग ने भी उनकी रेटिंग को बढ़ा दिया था और स्टेबल आउटलुक दिया था कि जो प्रदर्शन है वो लगातार अच्छा हो रहा है, रेटिंग एजेंसियों की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। इसका फ़ायदा यस बैंक को आने वाले समय में मिलेगा। साथ में यस बैंक की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है उसका बैड NPA, और इसके निपटारे के लिए यस बैंक ने कमर कस ली है। RBI ने जब उनकी ARC को गठन को नामंजूरी दी थी तो अब ARC फिर से बनाने के लिए यस बैंक ने नया प्लान बनाया। अब उसमें माइनॉरिटी पार्टनर ढूंढे जाएंगे और उनको साथ में जोड़ के ARC बनाई जाएगी और ARC के माध्यम से अपने उस बैड लोन से वो छुटकारा पाएंगे। और इस ARC के लिए बहुत सारी फर्में जो इंटरेस्टेड भी है, तो यस बैंक की सेहत में काफ़ी अच्छा हमें सुधार देखने को मिल सकता है। ओवरऑल जो भी हम देखें सिनेरियो, तो यस बैंक अपने कारोबार पे फोकस कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। भले वो इस समय शेयरों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस देखना है, उनकी बैंक की सेहत को सुधारना है, और इस वजह से शेयरों की प्राइस लगातार गिर रही है। परंतु बहुत जल्द ये शेयरों पे जो गिरावट है वो भी थम जाएगी। बिजनेस उनका जो बढ़ाना, उनका जो मेन मकसद है उसको आगे लेके जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों व्हील EMI के साथ में एक बड़ी पार्टनरशिप की, जिसके वजह से अब वो 2 व्हीलर को लोन दे पाएंगे। और व्हील्स EMI 2 व्हीलर की बहुत बड़ी एक फाइनेंस कंपनी है, तो उनके साथ में जो बिजनेस टाइप है उनकी वजह से यस बैंक के बिजनेस में काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ठान लिया है कि बड़े कॉरपोरेट घरानों को इस बार लोन नहीं देना है, क्योंकि वही बैड NPA बना देते। उनकी वजह से ही जो है NPA बनता है, और इसलिए इस बार वो अपने उन बड़े कॉरपोरेट घरानों की जगह पे ऐसे फाइनेंस फर्मों के साथ में बिजनेस डील कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और इसकी वजह से यस बैंक बहुत जल्द पटरी पे आ सकती है। तो संभावना बहुत सारी है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, धैर्य के साथ आपको भी इंतज़ार करना होगा। और आने वाले साल से 2 साल में यस बैंक आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी देगी और आपके सारे सपने साकार ये कर सकता है स्टॉक, लेकिन इसके लिए आपको समय तो देना ही होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।